Hello students, welcome back. Today in this video we will discuss the last topic of this chapter, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. पिछले जितने भी वीडियोस हमने पढ़े उसमें हमने देखा सोशलिज्म को समझा, सोशलिज्म के लिए यूरोप में फर्टाइल ग्राउंड कैसे प्रिपेयर था उसको पढ़े, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, लुइस ब्लैंक को पढ़ा। 1905 में हमने ब्लडी संडे इंसिडेंट को देखा और उसके बाद ग्रेजुअली एक के बाद एक घटनाओं को हम क्रमबद्ध रूप में पढ़ते चले आए और अब ये लास्ट टॉपिक हम आज कवर करेंगे। इसके पहले जितना हमने पढ़ा वो हमने रशियन रेफरेंस में पढ़ा, रशियन कंटेक्स्ट में पढ़ा कि जार का रूल कैसा था, रशियन पीपल कैसा ट्रीट करते थे, ब्लडी संडे हुआ, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917, प्रोविजनल गवर्नमेंट, लेनिन का शासन, स्टालिन का एरा, सब कुछ हमने जो पढ़ा वो रशियन कंटेक्स्ट में पढ़ा। और अब फाइनली इस चैप्टर को समअप करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि ये जितनी भी घटनाएं हुई, ये रशियन रिवॉल्यूशन से संबंधित जो भी इंसिडेंट्स हुए, ग्लोबल लेवल पर उनका क्या इन्फ्लुएंस आया और जो यूएसएसआर का जो फॉर्मेशन था, ये नॉन रशियन नेशनलिस्ट जो थे उनको लेकर के जो एक यूएसएसआर को बना दिया गया था, सोवियत यूनियन बना दिया गया था, इसका क्या इम्पैक्ट रहा ग्लोबल लेवल पर। तो इसको हम आज इस वीडियो में समझते हैं। नॉट ऑल सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप वर ऑन द सेम पोजीशन। रशिया में जो हमने देखा बोल्शेविक पार्टी की जो पोजीशन थी उतनी मजबूत, उतनी स्ट्रांग जो सोशलिस्ट पार्टीज थी देश दुनिया के दूसरे हिस्सों में, उन सब की पोजीशन जो थी वो एक जैसी नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज देयर सपोर्ट फॉर सोशलिज्म वाज ड्यू टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स स्टेट। जो सोशलिज्म को सपोर्ट मिल रहा था वो वर्कर्स के तरफ से मिल रहा था, इस उम्मीद से मिल रहा था कि वहां पर वर्कर्स स्टेट होना चाहिए, वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ओनरशिप में वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट हो। तो जहां जैसी वर्कर की सिचुएशन थी, रशिया में वर्कर्स की सिचुएशन बहुत ज्यादा मिजरेबल थी एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। तो इसलिए वहां पर बोल्शेविक पार्टी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला लोगों की तरफ से। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज थी, नो डाउट वहां पर भी सोशलिस्ट पार्टीज बनी, कम्युनिस्ट पार्टीज बनी, लेकिन वो जगह वो नहीं ले पाई अपने देशों में जो बोल्शेविक पार्टी ने रशिया में गेन किया था। Many communist parties were formed। देश दुनिया के दूसरे हिस्सों में हर जगह कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बनाई जा रही थी। जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वहां पर भी कम्युनिस्ट जो है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे थे। बोल्शेविक्स आल्सो इनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। ये जो बोल्शेविक्स थे, ग्लोबल लेवल की बात हम कर रहे हैं, हम अब ये बोल्शेविक्स का कंट्रीब्यूशन रशिया के लिए क्या रहा ये नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि इन्होंने दुनिया के दूसरे देशों को कैसे प्रभावित किया। तो जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने इनकरेज किया, किसको इनकरेज किया? कॉलोनियल पीपल को। कॉलोनियल पीपल कौन थे? जो हमने पढ़ा था इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, जो पावरफुल कंट्रीज अपनी कॉलोनीज बना ली थी दूसरे वीकर कंट्रीज को, तो वहां के लोगों को इन्होंने इंस्पायर किया कि टू फॉलो दियर एक्सपेरिमेंट। जो इंपेरियलिस्टिक हैं, जो कंट्रीज हैं, इंपेरियलिस्टिक कंट्रीज जो इंपेरियलिज्म को सपोर्ट करती हैं, वो जो एट्रोसिटीज कर रही हैं उनके खिलाफ उन्हें आवाज उठानी चाहिए। इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में हुआ। ईस्टर्न हेमिस्फीयर की जितनी कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर के कॉन्फ्रेंस किया 1920 में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को डिस्कस करने के लिए। एक कमिंटर्न बना, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट, जो सपोर्टर थे बोल्शेविक के। तो ये इंटरनेशनल यूनियन था, हर देश से कुछ ना कुछ लोग जो है इसके मेंबर थे। और उन दिनों तो अपने देश से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत ज्यादा इंप्रेस रहते थे यूएसएसआर से। फिर आगे क्या किया उन्होंने? एजुकेशन इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट। जो वर्कर्स थे ईस्ट के, उनको एजुकेट करने के लिए कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई थी यूएसएसआर में, जहां उनको कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाता, उन्हें समझाया जाता, सोशलिज्म से उन्हें अवेयर कराया जाता और उन्हें बताया जाता कि ये आइडियोलॉजी कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है वर्किंग क्लास के लिए।
By Second World War, USSR had given socialism a global face and world stature. No doubt, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते तक, द्वितीय विश्व युद्ध होने तक, जो यूएसएसआर था, इसने सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस दे दिया, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन दे दी। कहने का मतलब कि देश दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जो लोग थे वो इस आइडियोलॉजी से प्रभावित होने लग गए। However, by 1950s, it was observed that the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. अब तक तो हमने अच्छा फेज पढ़ा, जो सोशलिज्म का जो इम्पैक्ट था ग्लोबल लेवल पर। हमने भी पिछले स्लाइड पे सारी पॉजिटिव चीजें पढ़ी कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टीज बन रही हैं दूसरे देशों में, किस तरह से जो बोल्शेविक्स हैं वो अदर कॉलोनियल कंट्रीज को इंस्पायर कर रहे हैं अपने यहाँ चेंज लाने के लिए, सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए, और यूएसएसआर की मदद से एक ग्लोबल फेस भी मिल जाता है सोशलिज्म को। लेकिन क्या केवल इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही था या कुछ इसमें कमियां भी देखने को मिली? तो ऑब्वियस है, अगर कोई भी काम होता है तो उसमें कुछ अगर अच्छाइयां हैं तो कुछ कमियां भी जरूर होती हैं। तो वो कमियां क्या थी वो हम देखते हैं इस स्लाइड में। 1950 आते आते तक ये महसूस किया गया, ये जो कमेंट्रन बना था ना, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था ना, तो इन लोगों ने जब बहुत बारीकी से इन चीजों को ऑब्जर्व किया तो वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जिस आइडियोलॉजी के साथ, जिन आइडियल्स के लिए रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, वो आइडियोलॉजी जो है, वो आइडियल्स जो हैं, वो जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट है उसको इंक्लूड नहीं कर पाई है। आप याद करो रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? एट्रोसिटीज मेड बाय द जार निकोलस सेकंड। प्रोविजनल गवर्नमेंट क्यों हटाया गया? वो भी एरिस्टोक्रेट होते जा रहे थे, ओपन फायरिंग कर दी उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन करने की कंडीशन में बोल्शेविक्स पर। और अब यूएसएसआर क्या कर रही थी? फोर्सफुली कलेक्टिवाइजेशन हो रहा था देश में, पीजेंट्स नहीं चाह रहे थे ना, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अंडर प्रेशर ये काम करना पड़ रहा था। जो विरोध कर रहे थे, दोज हु वर द क्रिटिक्स, दे वर सीवियरली पनिश्ड। उनको बहुत ज्यादा सजा दी जा रही थी, उन्हें डिपोर्ट कर दिया जा रहा था, एग्जाइल कर दिया जा रहा था, फोर्सफुली उनसे फॉल्स कन्फेशन करा करके उन्हें हैंग कर दिया जा रहा था। व्हाट वाज दिस ऑल? कैसे हम कह दें कि जिस सोशलिज्म के आइडियल्स को लेकर के चल रहे थे ये उसको अपनी आइडियोलॉजी में स्पेस दिए हैं? इनके कथनी और करनी में तो जमीन आसमान का अंतर था। तो ये ऑब्जर्वेशन निकल करके आई, कब तक आई? 1950s तक आई। नो डाउट अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर। एक ऐसा गरीब देश जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, उसके पास कुछ नहीं था, इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, 85% जहां की जनता एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, दैट हैड बिकम अ ग्रेट पावर। वो आज की तारीख में एक पावरफुल कंट्री के रूप में उभर गया था। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड। यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर रही थी, एग्रीकल्चर भी मॉडर्न वे में हो रहा था बिकॉज ऑफ कलेक्टिवाइजेशन। एंड पुअर बीइंग फेड, और गरीबों को खाना भी मिल रहा था क्योंकि सरकार का नियंत्रण था हर चीज पर। बट इट हैड डिनाइड द इसेंशियल फ्रीडम्स। यहाँ ही नहीं, द होगा THE, T is missing here. The essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए जिन फ्रीडम्स की नीड होती है, जिस स्वतंत्र वातावरण की जरूरत होती है, वो यहाँ पर मिसिंग थे। और नो डाउट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लागू कर रही थी सरकार, लेकिन वो जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे उनका जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो उनका एग्जीक्यूशन था, वो रिप्रेसिव था। अगर आपको कोई जबरदस्ती 2 थप्पड़ मार करके मलाई भी खिलाएगा तो वो मलाई आपको कड़वी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट वहां खो रहा है। ठीक यही काम डेवलपमेंट करने के लिए सरकार पॉलिसीज ला रही है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में सरकार को चाहिए कि वहां के लोगों के विश्वास को जीते, उन्हें कन्विंस करे कि ये प्रोसेस उनके लिए फायदेमंद है, बजाय इसके कि उनके साथ रिप्रेसिव पॉलिसीज के साथ पेश आए। ऐसे में क्या होता है? विद्रोह की भावना आती है। अगले को पता है कि ये हमारे फायदे के लिए है, लेकिन उसके बावजूद वो अपोज करता है। क्यों? क्योंकि उसकी विश नहीं है उस काम को करने में।
तो जबरदस्ती से तो बेहतर है कि हम उस व्यक्ति को कन्विंस कर लें। तो सरकार ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा, बजाय इसके रिप्रेसिव पॉलिसीज को यूज किया उन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? ये जो जबरदस्ती की गई, सप्रेशन तो था ही नहीं सोशलिज्म में, जार सप्रेसिव था ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट सप्रेसिव थी ना, तो ये विद्रोह हुए। अब जो विद्रोह करके सत्ता में आए वो खुद उन्हीं मेजर्स को फॉलो करने लगे जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो पहले भी वो रिप्रेसिव मेजर्स नहीं पसंद किए गए, और आज भी जब इस सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने उनको इंट्रोड्यूस किया तो वो भी जनता ने एक सिरे से नकार दिया। द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड। एक जो इंटरनेशनल लेवल पर जो लोगों ने अपना क्रिटिकली एनालाइज किया कि यूएसएसआर तो एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में अपने आप को बताता है, उन्होंने इसीलिए फरवरी रिवॉल्यूशन किया, उन्होंने इसीलिए अक्टूबर रिवॉल्यूशन किया, उन्होंने इसीलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया, और आज वो खुद उसी रिप्रेसिव मेजर्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंटीग्रल पार्ट बनाए हुए हैं। तो एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में यूएसएसआर की जो रेपुटेशन थी, जो इंटरनेशनल पहचान थी, वो धीरे धीरे अब डिक्लाइन कर रही थी। हाउएवर द सोशलिस्ट आइडियल्स स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंगस्ट इट्स पीपल। हालांकि आज भी जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, लोगों को सोशलिज्म से कहीं इनकार नहीं था, उन्हें कहीं कोई क्लैश नहीं था। उन्हें प्रॉब्लम थी तो सिर्फ उन आइडियोलॉजीज के एग्जीक्यूशन के तरीके से, जो कि बहुत ही ज्यादा रिप्रेसिव थी। और आज भी सोशलिस्ट आइडियल्स जो हैं उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ईमानदार शासक होता है वो सोशलिज्म को प्रमोट करता है, क्योंकि सोशलिज्म जो है वो वर्किंग क्लास जो है, हमारा जो डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको सपोर्ट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट थी, ये खुद को एक सक्सेसफुल सोशलिस्ट कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश नहीं कर पाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द global influence of the Russian Revolution and the USSR, and this is the last video of this chapter. I hope each and every point is clear to you. Thank you.